everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am Khushbu, student of दिल्ली यूनिवर्सिटी। काफ़ी समय से काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो इंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 3 की वीडियो यानी कि उसके आगे की यूनिट्स की वीडियोस जो थे वो मांग रहे थे। यूनिट 2 तक की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसकी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आज हम यूनिट 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस प्लान। तो टाइम वेस्ट ना करते डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की डेट शीट तो आप लोगों को मिल ही चुकी होगी जो नई अपडेट हुई है। अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। डेट शीट की वीडियो से मैंने जो है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी है, वीडियो पीडीएफ सारी चीज़ें। तो आप सबको पता है अब आपके पास टाइम है और 1 महीने का, तो अपना बेस्ट करो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंटरप्रेन्योर वेंचर। इंटरप्रेन्योर वेंचर होता क्या है? तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नया बिजनेस या फिर स्टार्टअप जो इंटरप्रेन्योर क्रिएट करता है, इंटरप्रेन्योर जो चीज़ों को बनाता है अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके, ठीक है। इसके अंदर क्रिएशन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट सारी चीज़ें आती हैं एक नए बिजनेस की, ठीक है, जो कि इनोवेशन और रिस्क जिसकी किया है हाई डिग्री के साथ जो बनाया जाता है। अब गोल क्या होता है इंटरप्रेन्योर वेंचर का? तो हम सबको पता है कि पहले तो पैसे, ऑब्वियस बात है, प्रॉफिट कमाना, एक अपनी वैल्यू क्रिएट करना, नए प्रोडक्ट्स को लाना, नई सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, जो भी जिसकी भी चीज़ों को लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। हम सबको पता है कि इंटरप्रेन्योर की सबसे मेन चीज़ क्या होती है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होना चाहिए। दूसरा आपके पास रिसोर्सफुलनेस, आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए। आप जो है वो फाइनेंशियल रिस्क लेने के लिए तैयार होने चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि जो इंटरप्रेन्योर वाले बिजनेस होते हैं उसमें फाइनेंशियल रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब जोसेफ स्कम्पटर के अकॉर्डिंग जो इंसान इंटरप्रेन्योर जो ईगर होता है, जो रेडी होता है किसी भी तरह के एक इन्वेंशन के लिए, एक सक्सेसफुल वेंचर करने के लिए, किसी भी कंसेप्ट को या इन्वेंशन को एक सक्सेसफुल वेंचर में बदलने के लिए, वो इंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। अब बिजनेस आइडियाज जो कि वैल्यू में जो कि मतलब कस्टमर्स के लिए या फिर इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद हो, वो जो है वो रेवेन्यू जो मॉडल जो है वो क्रिएट करती है कंपनी के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका? हमने ये देख लिया कि इंटरप्रेन्योर वेंचर होता क्या है। नेक्स्ट अभी ये देखना है कि आइडिया जनरेशन फॉर बिजनेस। बिजनेस करने के लिए आइडिया जनरेट होना सबसे पहली चीज़ है। हम सबको पता है कि आइडिया जनरेट करने के बाद ही हम जो है बिजनेस के कंसेप्ट में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइडिया जनरेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फ्रेश कंसेप्ट्स को या फिर जो डेवलपिंग एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स हैं उसको मार्केट में लाना और कमर्शियल इश्यूज के साथ उनको क्या करना है, मतलब प्रोसेस करना, ठीक है। जो भी हमारे मार्केट में नए नए इश्यूज हैं या फिर आइडियाज़ हैं उनके बारे में प्रोसेसिंग करना। अब ये क्या करता है? ये हेल्प करता है कंपनी की अचीव करने में वो गोल जो कि गोल ऑफ फाइंडिंग एन एब्सोल्यूट सॉल्यूशन। जो भी हमारे पास इश्यूज हैं इस समय मार्केट में या फिर हमारी कंपनी में जो भी इश्यूज अवेलेबल है उसको उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढना जो है वो काम कौन करता है? आइडिया जनरेशन। प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढना, फिर वो चाहे कोई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो, कोई नई सर्विसेज को लॉन्च करना हो, किसी भी नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना हो, ठीक है। अब थिंकिंग क्रिएटिविटी इज एसेंशियल टू डेवलपिंग न्यू बिजनेस आइडिया। नए बिजनेस आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए क्रिएटिविटी का सोचना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली पहले ही बोल चुकी हूँ, रिस्क और डिफिकल्टीज के साथ जो हम बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होने चाहिए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस आइडिया जनरेशन की? तो पहला, बिजनेस स्ट्रेटेजी, यानी कि इनोवेशन के साथ जो है जैसे कि ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, इस तरह के बिजनेस स्ट्रेटेजीज जो फॉलो करनी होगी। हमने कोई अपने सोच लिया कि मैं क्या करना है, बट फिर उसको ब्रांडिंग, उसको एडवर्टाइज करना, उसको लोगों तक पहुंचाना भी तो ज़रूरी है ना हमारे बिजनेस के लिए। तो ये हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजीज होती है जो हमें फॉलो करनी होती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हमारी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने का होना चाहिए और उसके लिए भी आइडिया जनरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्यूचर डायरेक्शन, फ्यूचर में हमें किस तरह से हमें काम करना चाहिए फ्यूचर के लिए, या हम ऐसा कौन सा डिसीजन लेकर चले जो फ्यूचर में हमारे हेल्प हो, जिससे वो सारे उस सब के लिए क्या ज़रूरत है? आइडिया जनरेशन की। देन बूस्ट एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए भी आइडिया जनरेशन की ज़रूरत पड़ती है। यूनिक इंसाइट्स,
मतलब हम किसी भी आइडिया पर जब हम फोकस करते हैं और नए और बेटर सॉल्यूशन को क्रिएट करने का जब कोशिश करते हैं कि नया पाथ लेते हैं, एक नई डायरेक्शन फॉलो करते हैं अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स फॉर जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज़। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं बिजनेस आइडिया को जनरेट करने के लिए। पहला सोशल लिसनिंग। इसमें हम क्या करते हैं ना, पब्लिक की सुनते हैं, यानी हम अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं कि हमें किसी इशू से रिलेटेड जो है वो सॉल्यूशंस चाहिए। तो उस पर क्या होता है, जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं या फिर मार्केट्स के जो लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सारे अपने अपने ओपिनियंस जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम बेस्ट आइडिया उसमें से चूज़ करते हैं अपने इशू के लिए। क्योंकि हम सबको पता है कि जो भी हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उसका जो इफेक्ट होता है पूरे मार्केट पे पड़ता है, टारगेट पे कस्टमर्स पर पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए उनके ओपिनियंस जो है वो जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये बहुत ही मतलब यूनिक मतलब जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये जो आइडिया जनरेशन के लिए। हर तरह के इंटरप्रेन्योर्स जो है इसका यूज़ ज़रूर करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा लोगों के आइडियाज़ को सुनकर और उनके प्रपोजल्स को मिक्सअप करके, यानी कि उनके प्रपोजल को कंबाइन करके देन हम हमारे सॉल्यूशन के इशू के लिए एक सॉल्यूशन जो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वन इज माइंड मैपिंग। हम सबको पता है जब हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो हम लास्ट में एक माइंड मैप बनाते हैं, किस लिए कि हमें याद रहे कि इसकी चीज़ में क्या क्या चीज़ थी। हम उसके लिए क्या करते हैं, हम कभी इमेजेस का यूज़ करते हैं, कभी शेप्स का, कभी एरोज वगैरह का यूज़ करके, और छोटे छोटे वे में जो है उसको क्लियर वे में लिखते हैं ताकि हमें ईजिली समझ आए। तो उसी तरह से माइंड मैपिंग, यानी कि आप जो भी नया आइडिया डेवलप कर रहे हो या आप शेयर करना चाहते हो, उसको इमेजेस में, कलर्स में, शेप्स में कन्वर्ट कर कर अच्छे से हाईलाइट करके लोगों को समझाना, ठीक है। रोल प्लेइंग। हम लोगों को जब कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को देनी होती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से अगर नॉर्मली जब बच्चों को समझाना होता है कुछ, हम उनको डाटा करके समझाते हैं कि किस तरह से उन्हें खाना खाना चाहिए। छोटे बच्चों को जब कुछ समझ नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनकी तरह करते हैं ताकि वो भी हमारी तरह करे सीखने के लिए। तो रोल प्लेइंग, हम लोग अलग-अलग रोल प्ले कर कर अपनी जो आइडियाज़ हैं अपने उनको लोगों तक पहुँचा सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टोरी बोर्डिंग, ग्राफिक्स और इमेजेस का यूज़ करके हम एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं अपने नए आइडिया के लिए, ठीक है। कोलैबोरेशन, यानी कि जो भी लोग पार्टिसिपेंट जो है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं नए आइडिया को जनरेट करने के लिए, वो सारे अपने-अपने ओरिजिनल आइडिया के साथ आ सकते हैं, ठीक है। एंड देन टीम अप कर सकते हैं, यानी कि एक साथ मिलकर आगे की बात जो है वो कर सकते हैं। अब सक्सेसफुल आइडिएशन के लिए स्टेजेस क्या है, तो 3 स्टेजेस है मेनली: जनरेशन, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन। जनरेशन मतलब पहले तो अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे समझना और उसके लिए जो बेस्ट आइडिया है उसको सोचना कि कौन सा आइडिया जो है वो बेस्ट हो सकता है, किस तरह से हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें। नेक्स्ट, सिलेक्शन। आपने ये सोच लिया कि आइडिया क्या होगा, अब उस अपनी आइडियाज़ चूज़ बहुत सारे आइडिया जो सुन लिए, सोचे हैं उसके लिए, अब उसमें से जो सबसे बेस्ट आइडिया है उसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके आगे डेवलप करने की और उसको टेस्ट करने की विएबिलिटी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग कि वो किस तरह हमारे बिजनेस के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा, उस पर आगे की चीज़ें जो है वो डिसाइड करनी है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अब तक जो आप कंसेप्ट रेडी कर रहे थे, सोचना, सेलेक्ट करना, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। जो भी आपने प्लान और आइडिया जो सेलेक्ट किया है उसको भी एग्जीक्यूट कर दो। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जब उसको टेस्ट करो, उसका इंस्पेक्शन, उसका एडजस्टमेंट, जो भी करेक्शन वगैरह करने की ज़रूरत है उसमें, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ फैसिलिटीज़ वगैरह या सिस्टम जो कि बिजनेस आइडिया की परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है, उन सबको क्या कर लो, अडॉप्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। पहले बता दूं कि ये जो नोट्स है ये सोल की स्टडी मटेरियल से हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर आप सोल की स्टडी मटेरियल भी ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके अलावा थोड़ा बहुत गूगल से है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। पहला, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो फ्रॉम एन इकोनॉमिक आइडिया को सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करना, उसके लिए एंटरप्रेन्योर को किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की सही मार्केट कहाँ है, कौन सी जगह है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उस पर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपकी किसी भी बिजनेस आइडिया को एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के एलिमेंट्स क्या हैं? अट्रैक्टिव आरओआई, एश्योर्ड मार्केट प्लेस, प्रैक्टिकल एंड सक्सेसफुल आइडिया, पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ, कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी सेंसिंग। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं
यानी कि हमारे बेस्ट टाइम कौन सा है, हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना। अब ये कैसे करते हैं? ऑब्जर्व करके। हमारे जो सोसाइटी में जो भी नीड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको ऑब्जर्व करके हमें ये पता चल सकता है कि अब नहीं हम कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है हमारे लिए है। ठीक है? अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं और सेंस कर पाते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को। पहला, एबिलिटी टू परसीव आइडियाज़, यानी कि जो हमारी आइडियाज़ को ऑब्जर्व करने की जो हमारी एबिलिटी है वो। इसके के वेरियस जो सोर्सेज क्या हैं इसके? पहला, प्रॉब्लम। अब हमें पता है कि कोई चीज़ जो प्रॉब्लम है तो हमें उससे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी तो उसी से हमने इन्वर्टर को जनरेट किया, राइट? इन्वर्टर को जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी तभी मिली ना जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट वन, चेंज, यानी कि ऑफलाइन से ऑनलाइन में चेंज होना। पहले भी डिजिटलाइजेशन होता था, पहले भी लोग जो थे वो ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह करते थे, बट कोरोना के बाद ना बहुत कॉमन हो गया। कोरोना के बाद बहुत कॉमन हो गया, ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट्स भी जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बैचेस, ऑनलाइन नोट्स, ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करते हैं। तो जो चेंजेस आते हैं ना उसी के थ्रू जो है हम लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। इन्वेंशन, अब कोई भी नई चीज़ जो है वो इन्वेंशन हुई है, ठीक है, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था? पहले के टाइम में कैमराज़ या कुछ हुआ करते थे? नहीं होते थे। आज के टाइम में कैमराज़ वगैरह हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत ईज़ी है फ़ोटोज़ खींचना। अब उससे भी ज़्यादा पहले लोगों को कैमरा लेके घूमना पड़ता था, अब फ़ोन लेकर काम चल जाता है, फ़ोन से कॉल भी हो सकता है, फ़ोटो भी हो सकता है। तो जिस तरह से इन्वेंशन होती है ना, वो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ही है। नेक्स्ट वन, कॉम्पिटिशन। अब हमारे जो है वो कॉम्पिटिशन्स हैं हमारे नए और इम्प्रूव्ड आइडियाज़ को लेके, हमारे जो भी राइवल्स होते हैं, राइवल कंपनीज होती हैं जो किसी की, उनके बीच में, ठीक है। तो अगर कंपटीशन होता है ना तो हम लोग सोचते रहते हैं कि हाँ, हमें और अच्छा करना है और अच्छा करना है, हमें अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा आगे करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ढूंढते रहते हैं। अब सेकेंड क्या है फैक्टर? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमें वेरियस सोर्सेज ऑफ जो हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, बुक्स, वेबसाइट, पोर्टल्स, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं और यूटिलाइज करते हैं प्रॉपरली, ताकि हमें एक बेस्ट आइडिया मिल सके उन सब से। हमने चेंजेस, इन्वायरमेंट, इन्वेंशन, कंपटीशन, ये सब तो देख लिया, ये सब तो है, बट उसके अलावा ये सारी चीज़ें, बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, ये सारी चीज़ें भी हैं जो हमारी हेल्प करती है बेस्ट आइडिया इन सब से क्रिएट करने में, बेस्ट आइडिया इन सब से ढूंढने में, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के स्टेजेस की बात करते हैं। तो 5 स्टेजेस होते हैं इसमें। पहला, गेटिंग द आइडिया, मतलब भाई कि आइडिया जो है वो जनरेट कर कि एंटरप्रेन्योर जो है वो जनरेट करता है एक बिजनेस आइडिया जो कि फंक्शन मार्केट में काम करती है। ये जो है वो हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को compete करने में, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं और जो परफॉर्म डायरेक्टली डिफरेंटली परफॉर्म, सॉरी, डायरेक्टली नहीं, डिफरेंटली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज़। अब आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। यानी कि अगर IT रिक्वायर्स डीप स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, बीइंग एक्टिव अबाउट द चेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड द एबिलिटी टू यूज सच इन्फॉर्मेशन इन एन इफेक्टिव मैनर। अब हमें पता है कि जो IT कंपनीज में या फिर जो IT डिपार्टमेंट्स में उनमें अभी ज़्यादा स्कैनिंग की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो हम सबको पता है कि किस तरह की चेंजेस जो है वो आ रही हैं, वही सारी चीज़ें कि आइडेंटिफाई कैसे कर सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपको पता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, क्या नए नए इन्वेंशंस आ रहे हैं, ठीक है, किस तरह की जो चीज़ों के लोगों को नीड है। नेक्स्ट वन, डेवलपिंग द अपॉर्चुनिटी। अब आपने ये सोच लिया कि आपको आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ से, अब आपको डेवलप करना है अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जनरेट करना है आइडिया को करंट मार्केट, इनटू द करंट मार्केट इन्वायरमेंट, अभी की मार्केट इन्वायरमेंट में अपने आइडिया को जनरेट करना, ऐसा आइडिया जो कि फिट हो, अभी के लिए एकदम बेस्ट हो, ठीक है। इवेल्युएटिंग द अपॉर्चुनिटी। अब इसमें जो भी आपने आइडिया डेवलप किया है उसमें क्या रिस्क है, क्या प्रॉफिट है, इन सारे फैक्टर्स को अच्छे से ध्यान में रखकर उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट वन, इवेल्युएटिंग द मैनेजमेंट टीम। अब फाइनल स्टेज क्या है? अब आप एक ऐसे स्किल टीम के साथ जो अपने बिजनेस आइडिया को रियलाइजेशन, यानी कि रियलिटी में जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पर जो अच्छे और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो कि आपके उस अपॉर्चुनिटी के लिए नीडेड है, उनको आप आगे का काम जो है वो उनके साथ जो है आगे का काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो 5 प्रोसेस पता चल गए, 5 स्टेप्स, सॉरी।
आइडिया को गेट करना, आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी को, डेवलप करना, इवेलुएट करना अपॉर्चुनिटी को, एंड देन इवेलुएटिंग द मैनेजमेंट टीम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे लिए, टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस कंसेप्ट। बिजनेस कंसेप्ट की फिजिबिलिटी को टेस्ट करना। अब फिजिबिलिटी टेस्टिंग जो है वो सजेस्ट करता है एक इन डेप्थ, कंप्लीट और थोरो स्टडी रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ऑफ एन इंस्पिरेशन। जो भी इंस्पायरेशन है उसका जो भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है उसको स्टडी करना, उससे रिलेटेड जो है कंप्लीटली उसको जानने को जो है फिजिबिलिटी टेस्टिंग जो सजेस्ट करता है। इट इन्वॉल्व्स द रूल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड कंजॉइंटली highlights the risk related to the generated business concept and therefore likelihood of the success of the concept। यानी कि इसके अंदर क्या है कि आप अच्छे से जो है वो रिलेटेड उस हमने जो भी इम्प्लीमेंट किया है उससे रिलेटेड जो भी रिस्क है बिजनेस कंसेप्ट से रिलेटेड उसको, और जो भी सक्सेस उस कंसेप्ट से रिलेटेड उन सबको क्या है अच्छे से जान लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि फिजिबिलिटी टेस्टिंग इज बेस्ड विद इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड दिस रिपोर्ट डिजायर सेक्शन फ्रॉम द इन्वॉल्व अथॉरिटीज़। यानी कि क्या है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड से रिलेटेड जो भी टेस्टिंग की गई है उसके बाद जो है ये रिपोर्ट क्या कर जाता है कि जो भी हमारे इन्वॉल्व अथॉरिटीज़ हैं उनसे क्या मिल जाए, हमें सेक्शन हो जाए, यानी कि वो हमारे इस प्रोजेक्ट को क्या कर दे, अप्रूव कर दे। नेक्स्ट, दीज अथॉरिटीज जज द वैलिडिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द प्रीमिसेस ऑफ फिजिबिलिटी टेस्टिंग। अब वो लोग क्या करते हैं कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट की विएबिलिटी है, एबिलिटी जो है उसको जज करते हैं हमारी फिजिबिलिटी टेस्टिंग की प्रीमिस पे। ठीक है, अब फिजिबिलिटी टेस्टिंग की नीड क्यों है? पहला, एस्टिमेट करने के लिए ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को नीडेड, जो हमारी ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज नीडेड है उसको एस्टिमेट करने के लिए, सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, बिजनेस कनेक्टेड इश्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए और फॉर्मुलेशन ऑफ मेथड के लिए। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फिजिबल टेस्टिंग कौन कौन से हैं? ठीक है, यहाँ कुछ टाइप्स हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, टेक्निकल फिजिबिलिटी। इसमें क्या होता है, ये हमारे जो भी टेक्निकल रिसोर्सेज है कंपनी के अंदर उसको टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, यानी कि अगर हमारी जो टेक्निकल रिसोर्सेज जो है एग्जिस्ट करती है हमारी कंपनी में, यानी हम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें टेक्निकल रिसोर्सेज की ज़रूरत है हमें, तो जो फिजिबिलिटी टीम जो है वो देखते हैं कि सारी चीज़ें जो सही है या नहीं है। अगर सारी चीज़ें जो सही है फिर वो ये चेक करती हैं कि जो है वो नई अपडेटेड है या नहीं, यानी कि आजकल की जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो है या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आती है एग्जाम्पल्स में, एम्प्लॉय की नेसेसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी, सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फिर बाद में क्या है, इसमें क्या है, वैल्यू बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि हमारी ये जानना कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी मॉनेटरी अफेयर्स को उसके साथ क्या कर सकती है, मॉनेटरी अफेयर को क्या कर सकती है, वेरीफाई कर सकती है और फ्यूचर मॉनेटरी सोर्सेज और नेसेसिटी को भी चेक कर सकती है। एक्सेसिंग ROI इसका जो है वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है टाइप, मार्केट फिजिबिलिटी। इसमें हम लोग मेज़र करते हैं हमारे जो भी नए नए टाइप्स ऑफ ट्रेड हैं मार्केट में, या फिर मार्केट के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक्सेसिंग सेल्स जो है वो मार्केट फिजिबिलिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी। इसमें हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर और उसके सिस्टम पर, मैनेजमेंट टीम की क्या एबिलिटी है, इस सब पर ध्यान देते हैं। और हमारे जो भी अगर एक्चुअल और बजटेड अमाउंट्स जो हम लोग हमेशा डिसाइड करते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या होना चाहिए और जो एक्चुअल अमाउंट है उन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो सब चेक करके जो भी करेक्टिव एक्शंस लेने हैं बेटर रिजल्ट के लिए, वो सारी चीज़ें किस में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी में। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी यानी कि एक प्रॉपर स्टडी है हमारे जो भी प्रोजेक्ट की वैल्यू है उससे रिलेटेड, या फिर डेवलपमेंट के लिए हमारे रिसोर्स कोस्ट, डेवलपमेंट वैल्यू, ऑपरेशनल वैल्यू, इन सबसे रिलेटेड क्या है जो टॉपिक्स हैं वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में, इन सबसे टेस्टिंग जो है वो इसमें आती है। नेक्स्ट, लीगल फिजिबिलिटी, यानी कि प्रॉपर एनालिसिस की जो हमारा प्रोजेक्ट है वो लीगल तरीके से है या नहीं है, सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं है, लाइसेंस, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ हमारे पास है या नहीं है, आगे जाके कोई भी मोरल कोड जो है वो या कंडक्ट जो है हमने ब्रेक तो नहीं किया, प्रॉपरली लीगल वे में है, ये सब जानना। नेक्स्ट, शेड्यूल फिजिबिलिटी, ये टेस्ट करना कि हमने जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन रखी थी उसमें हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस प्रपोजल। पहले तो आई एम सॉरी क्योंकि आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी शायद अगर बीच बीच में, क्योंकि मुझे ये वीडियो जो काफ़ी सारे कट में बनाने पड़ रहे हैं। आई होप अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और अगर है तो उसके लिए सिंसियरली आई एम सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस प्रपोजल।
तो बिजनेस प्रपोजल क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट जो कि हमारे प्रोजेक्ट कंडीशन से रिलेटेड है। ये मेनली उन प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं जो लॉन्ग टर्म में होते हैं, यानी कि हमें पता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्ग रन में चलने वाले हैं, ये मेनली उन प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। इसमें हमारे जो भी अमेंडमेंट्स हैं प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड, बिजनेस फ्रेमवर्क, वो सारे क्या होते हैं? एडिट होते हैं। ये एक प्रोबेबल ये एक हमें परफेक्ट आंसर जो है वो प्रोवाइड करता है कभी भी अगर स्पेसिफिक कोई ड्रॉबैक हो जाए या फिर प्रॉब्लम के टाइम पे, ठीक है। ये जो है वो रिटर्न होता है बाय इंडिविजुअल्स अमंग और आउटसाइड अ कॉर्पोरेशन, या तो अपने आप में हम लोग खुद ब खुद बनाते हैं या फिर कुछ कॉर्पोरेशन के आउटसाइड से भी। नेक्स्ट क्या है? डेवलपिंग अ बिजनेस प्रपोजल। अब बिजनेस प्रपोजल को डेवलप करना, तो पहला तो बिजनेस प्रपोजल जो है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, या फिर जो है और ये क्या होता है? इन रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ rationalization of the business goals of the corporation. It includes how to conduct business and the expected expenses and the profit of the corporation. इसके अंदर जो है सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, कैसे हमें बिजनेस कंडक्ट करना है और क्या क्या एक्सपेंसेस जो हमने एक्सपेक्ट किए हैं और प्रॉफिट क्या होना चाहिए हमारे कॉर्पोरेशन को, सारी चीज़ें। एक प्रॉपर रोड मैप होता है हमारे कॉर्पोरेशन का हमारे बिजनेस से रिलेटेड। जो बिजनेस प्रपोजल है वो इन राइटिंग सेंट बाय प्रोवाइडर टू अ बिजनेस इन द होप ऑफ विनिंग अ प्रोजेक्ट। बिजनेस प्रपोजल जो है वो प्रोवाइडर जो है वो सेंड करता है बिजनेस को इस उम्मीद से कि काश उसे वो प्रोजेक्ट जो मिल जाए। प्रपोजल कैन बी सॉलिसाइटेड और अनसॉलिसाइटेड। जो प्रपोजल है वो सॉलिसाइटेड भी हो सकता है या फिर अनसॉलिसाइटेड भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है इनफॉर्मल सॉलिसाइटेड प्रपोजल, यानी कि इसमें जब कंपनी ए जो है वो इनवाइट करती है प्रपोजल टू कंपनी बी, अंडरस्टैंड करने के लिए डिटेल रिगार्डिंग कंपनी बीज मर्चेंडाइज प्राइस टर्म्स एंड कंडीशन क्वालिटी एक्सेट्रा। कंपनी बी की सारी चीज़ें जानने के लिए वो जो है वो कंपनी ए जो है उनको एक प्रपोजल जो है वो सेंड करती है इनवाइट का, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मल सोलाइटेड प्रपोजल। इसमें क्या होता है? जो कंपनी ए है एक रेगुलर शॉपर ऑफ कंपनी बी, यानी जो रेगुलर शॉपर है कंपनी बी का, वो रिक्वेस्ट करता है कंपनी बी को सेंड करने के लिए एक प्रपोजल रिगार्डिंग द मर्चेंडाइज ऑर्डर्ड एज कंपनी ए डिजायर टू नो अबाउट द टर्म्स बिफोर पेमेंट। उसमें क्या करता है? एक रेगुलर जो शॉपर है कंपनी ए हमारी दूसरी कंपनी का, वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जो मर्चेंडाइज है वो हमें पहले ही सेंड कर दे ताकि अपनी कंपनी से रिलेटेड ताकि हमें पता चल सके कि क्या क्या टर्म्स है पेमेंट करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट, अनसॉलिसाइटेड प्रपोजल। इसमें जो कंपनी बी है वो डिजायर करता है टू टेल कंपनी ए अबाउट देयर सर्विसेज ऑफर्ड एंड क्रिएट अ जनरल proposal while not requesting of company A regarding their experience, terms and condition, offers and services, ठीक है। इसमें कंपनी बी जो है वो कंपनी ए से जो है पता करता है, उन्हें बताता है टू टेल कंपनी अपनी जो भी उनकी सर्विसेज है, जो भी वो ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। वेल नॉट रिक्वेस्टिंग ऑफ कंपनी ए, जबकि उनको किसी भी तरह से वो रिक्वेस्ट नहीं करता उनके एक्सपीरियंस, टर्म्स, कंडीशंस के बारे में, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ये एक डेप्थ डॉक्यूमेंट है और एक फॉर्मली इनवाइटेड बिजनेस प्रपोजल है विथ इन विच तो कस्टमर जो है वो सेंड करता है, जो भी कस्टमर होता है, एक रिक्वेस्ट प्रपोजल न्यूमरस वेंडर्स ऑप्ट फॉर द सिंपलेस्ट प्रपोजल। मतलब वो बहुत सारे वेंडर्स को जो है इनविटेशन इनवाइट कर बिजनेस प्रपोजल जो है वो इनवाइट करता है ताकि वो जान सके कि बेस्ट सॉल्यूशन जो है और सिंपल प्रपोजल जो है वो कौन सा है। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये एक प्रपोजल है जो रिक्वेस्ट किया जाता है बाय कंज्यूमर फॉर गैदरिंग द वेरिड वेंडर प्रोडक्ट इन्फो, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदने वाले हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो है वो एक प्रपोजल है जो इशूड किए जाते हैं टू फॉर्म एन अल्टरनेटिव सपोर्टेड वर्थ। एक अल्टरनेटिव सपोर्टेड वर्थ को प्रमोट सपोर्ट करने इशू करने के लिए, जिसमें एक कंपनी जो रिक्वेस्ट करती है कोट फॉर्म अ प्रोवाइडर टू अश्योर टू शॉप फॉर द मर्चेंडाइज सच वैल्यू इन द नियर फ्यूचर, इसकी वैल्यू जो नियर फ्यूचर में हो, ठीक है। नेक्स्ट ये कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल। अब बिजनेस प्रपोजल की कंपोनेंट क्या क्या है? तो पहले तो जो इंडस्ट्री जो है वो स्पेसिफाई करती है एक परफेक्ट फॉर्मेट बिजनेस प्रपोजल के लिए जो कि एस्टेब्लिश्ड है। इसके अंदर क्या होता है? इन दिस इंस्टेंस द बिजनेस जो है वो प्रपोजल जो है क्रिएटर्स जो है वो स्टैंडर्ड बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही सारी चीज़ें है वो क्रिएट करता है। अब जो जनरल फ्रेमवर्क है, जो कि जनरल सजेशंस होते हैं इसके, वो क्या क्या है? पहला,
अब कवर लेटर और प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बिजनेस प्रपोजल में। वन और मोर अपेंडिक्सेस सच जिसमें टेबल्स, ग्राफ्स, इमेजेस या मैप्स हो, वो भी आप ऐड कर सकते हो। द कवर लेटर एक्ट एज अ डॉक्यूमेंट दैट इज सेट द क्रेडेंशियल नेम, ऑफर प्राइस फॉर द बिडर आर इंक्लूडेड इन द प्रपोजल एट इट्स मेन पॉइंट। जो कवर लेटर होता है वो एक डॉक्यूमेंट की तरह जो है वो एक्ट करता है, जो कि भेजी गई है, और क्रेडेंशियल का नाम, क्रेडेंशियल्स नाम या फिर ऑफर प्राइस जो है बिडर के लिए, वो सारी चीज़ें किस में होती है, प्रपोजल में होती है, जो उसके मेन पॉइंट्स के तौर पर। ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं बिजनेस प्रपोजल के लिए। ठीक है। पहला टाइटल पेज, यानी कि टाइटल पेज जो सबसे पहले रेडी किया जाता है, जिसमें जो भी एक जो पर्सन जो प्रपोजल सबमिट कर रहा है उसका नाम होता है, सबमिशन होती है डेट की, और जो भी उस बिजनेस को सबमिट कर रहा है उसका नाम, पर्सन का नाम, उसके बिजनेस का नाम, डेट, ये सारी चीज़ें किस में होती है, टाइटल पेज में। टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें आपकी जो भी यूजफुल, आपकी जो भी प्रोसेस से रिलेटेड, आपकी कंपनी से रिलेटेड जो भी केसेस हैं आपके पेनी डिपार्टमेंट में, वो सारी चीज़ें। एग्जीक्यूटिव समरी, आप अपने इसमें आप अपने प्रपोजल या कवर लेटर को जो है वो अटैच करते हो। ठीक है, उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, जो बिडर आप लोग जो है वो शो करते हो कि आप अपने क्लाइंट की जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है, जो भी वो चाहते हैं, आप उसको समझ गए हो, आप इस तरह से उनको कुछ शो करना चाहते हो। अप्रोच, इसके अंदर आप जो है वो प्रपोजल के स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट, यानी कि उस इशू को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें जो है सॉल्यूशन जो है एक्सप्लेन करते हो। मेथोडोलॉजी, इसके अंदर आप एक प्रॉपर अपनी जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करने वाले हो उसको एक्सप्लेन करते हो। ठीक है। शेड्यूल एंड बेंचमार्क्स, कि जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो ये टाइमलाइन होती है, यानी कि आप अब इस टाइमलाइन के अंदर जो है वो कंप्लीट कर दोगे, और बेंचमार्क्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं शो करने के लिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव्ड हो गए हैं। लास्ट वन इज कॉस्ट प्रपोजल, ऑब्वियसली कि आप कॉस्ट क्या मतलब प्रपोज कर रहे हो, वो चीज़ें भी इसमें ज़रूरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस प्रपोजल। अब बिजनेस प्रपोजल के एडवांटेजेस क्या होते हैं। पहला, ग्रेटर क्लैरिटी, प्रॉपर क्लैरिटी आपको मिल जाती है, लीजेस से रिलेटेड, फंड रेजिंग से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको क्लैरिटी जो मिल जाती है। सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग, आपको सपोर्ट भी मिल जाता है फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है। बैंक लोन से या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन सबसे आपको मनी जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। क्रिएटिंग अ मार्केटिंग रोड मैप, इससे आपको एक जो परफेक्ट मार्केटिंग रोड मैप जो है वो भी क्रिएट करने में आपकी ये हेल्प कर देता है, आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा टारगेट मार्केट है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, और किस तरह से आप अपनी गुड्स या सर्विसेज को प्रमोट करोगे। ऑफर स्ट्रक्चर, ये आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, जिसके आप मैनेज कर सकते हो, मेजर्स कर सकते हो द फोकस एरियाज प्रायोरिटी, यानी किस एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सिक्योर टैलेंट, ये जो है आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जो राइट टैलेंट हो राइट टाइम के, और किसका जो स्किल्स का हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब आपको सब कुछ पहले से ही पता है ना कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आपके लिए ईजी हो जाता है उन चीज़ों का इस्तेमाल करके आगे की चीज़ों को लेकर चलना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा इंटरप्राइज प्रोजेक्ट है। ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, तो हम लोग इसे कर लें, आज ही कर लेते हैं, इसे भी कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका आगे करेंगे। तो इंटरप्राइज प्रोजेक्ट क्या होता है, ये एंटरप्रेन्योर जो प्रपोज करता है कुछ कोर्स ऑफ एक्शन जो कि प्रोजेक्ट के लिए आउटलाइन होते हैं, जिन्हें हम बिजनेस प्लान के तौर पर या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तौर पर लेते हैं। ठीक है। यानी कि जो भी कोर्स ऑफ एक्शन जो है जो आउटलाइन ये वो कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं जो कि एक बिजनेस प्रोजेक्ट या बिजनेस प्लान में आउटलाइन होते हैं, जो हमें करने होते हैं। ठीक है। इट इज़ एसेंशियली एक प्लान ऑफ एक्शन है, जो कि हमारे एंटरप्रेन्योर के गोल्स को हाईलाइट करता है, आउटलाइनिंग करती है कि उसकी कंपनीज को किस तरह से जो है प्लान करके वहाँ तक जो है पहुँचना है। ठीक है। अब कंटेंट क्या क्या होते हैं बिजनेस प्लान्स में, तो पहले तो बिजनेस प्लान जो वैल्यू है, वेल रिटन बिजनेस स्ट्रेटेजी, वो उसे हम ओवर स्टेटेड नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा कि जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, वो कोई प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स मतलब नहीं होते हैं, और क्विक फिक्सेस करने पड़ते हैं बिजनेस प्लान को, मतलब फॉर क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान को करने के लिए क्विक फिक्सेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और रिक्वायरमेंट, उनके नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है सेवरल प्लान्स को अपने डिफरेंट बिजनेस प्लान्स को क्या करना पड़ता है, के रिलेटेड काम करने पड़ते हैं। अब कुछ फॉलोइंग सिचुएशंस है जिसमें जो बिजनेस रिपोर्ट जो है वो बिजनेस रिपोर्ट जो क्रिएट की जाती है फर्म के थ्रू। ठीक है। और
हिज कंसल्टेंट इज हेल्पफुल, और जिसकी कंसल्टेंट जो है वो हेल्पफुल होती है। अब वो कौन कौन सी है? द प्लान फॉर अ न्यू बिजनेस, अगर आप कोई नई बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको इंटरप्राइज प्रोजेक्ट की प्लान की जरूरत पड़ती है। आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कुछ एडिंग कर रहे हो तो। अ रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको कुछ क्रेडिट की रिक्वेस्ट है तो। गेटिंग एनी फॉर्म ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट से किसी भी तरह की क्लियरेंस अगर आपको चाहिए तो भी। ठीक है, अब जो टॉपिक्स कवर्ड होते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी में कौन कौन से है? पहला, जनरल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस स्ट्रेटेजी की बहुत ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे हर टॉपिक के 2-2 एग्जाम्पल ही दिए हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा एग्जाम्पल देखने हैं इसको अच्छे से समझने के लिए तो आप सोल की जो स्टडी मटेरियल है उसे प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी नेम और लोकेशन है आपकी कंपनी का या फिर आपकी इंडस्ट्री प्रोफाइल इस टॉपिक में इंक्लूडेड होती है। फिर बिजनेस वेंचर, यानी कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन और स्केल क्या है बिजनेस का, यानी स्मॉल है, लार्ज है, मीडियम है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपका बिजनेस टाइप कौन सा है और फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें किस में आती, एक टॉपिक किस में आती है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। देन मैन पावर प्लानिंग, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट, ये सारी चीज़ें किस में आती है? मैन पावर प्लानिंग में। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन प्लान, यानी कि लैंड और बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन प्रोसेस है सारी किस में इंक्लूडेड है? इस टॉपिक में। फिर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम। द मार्केट प्लान के अंदर क्या आता है? डिमांड ऑफ प्रोडक्ट या फिर कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केटिंग प्लान में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर और प्राइस का इंक्लूडेड होता है। फाइनेंशियल प्लान में रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अदर एंड अपेंडिसेस में क्या क्या आता है? टाइप्स ऑफ बिजनेस हैजार्ड्स लिंक्ड विद कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सोशियो इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स ऑफ द बिजनेस प्लान। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंस होती है हमारे प्रोजेक्ट की नेशनल इकोनॉमी में, वो सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती है। नेक्स्ट वन इज टेक्निक फॉर मैनेजिंग प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आपने ये सारे टॉपिक्स तो देख लिए, इसको अगर अच्छे से और समझना है तो पहले तो खुद आपको दोबारा से रीड करना होगा, और दूसरा आप लोग चाहे तो सोल की स्टडी मटेरियल प्रेफर कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल में के लिए। इसकी जो PDF है मैं बहुत जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आप लोगों को और भी कोई ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था इसके लिए, तो इसलिए मैंने सबसे पहले एंटरप्रेन्योर की वीडियो प्रोवाइड की है। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगी जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की, बट लेट भी हो सकता है, तो आई होप आप लोग माइंड ना करें। ठीक है, और वीडियो के दौरान अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए आई एम रियली सिंसियरली सॉरी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ अब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा तो सपोर्ट कर दो। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर कर दो। नोट्स भी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।